हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न उत्तर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि यदि समान समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। तो जब भी दोस्तों अगर एक्स अक्ष कहेगा, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहेगा, तो जब एक्स अक्ष कहेगा तो y और z हो जाएगा, ठीक। और जब y कहेगा तो x और z हो जाएगा, और z जब कहेगा तो x और y होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो x अक्ष यहाँ पे हम लोगों से पूछ लिया गया है प्रश्न। तो यहाँ पे y और z तल के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए कि विद्युत आवेश का क्वांटक एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले टाइप कर दीजिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है और बीमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे क्वांटक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आवेश पर जो चार्ज रहता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए प्लस चार्ज होता है। और आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलम, और इसका जो बीमीय सूत्र होता है वह एटी या आईटी होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी थर्ड नंबर आ गया है आपके सामने कि किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि आपेक्षिक परावैद्युता ER हो सकता है -1, 0, 0.5 और डी है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जब भी अगर परावैद्युत अगर माध्यम अगर कहेगा तो इसके लिए क्या होता है, यह हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। तो माइनस जो 1 है ये तो कम है, और 0 भी ये भी कम है, और 0.5 जो है ये भी कम है। तो ये एक से हमेशा अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे बताना है कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन में जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 × 10⁻9 कूलम के बराबर होता है एक स्टेट कूलम। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फराडे कितने कूलम के बराबर होता है। एक फराडे कितने कूलम के बराबर होता है, तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि एक फराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव और आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यहाँ पे सदिश राशि पूछा गया है। तो सदिश राशि क्या होगा दोस्तों, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह सदिश राशि हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। क्या घटती है, बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, या डी है शून्य हो जाती है। तो ये प्रश्न उत्तर जो है बार बार हमारा बोर्ड एग्जाम पूछे जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह बढ़ती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने भी आ चुका है दोस्तों। अगर चैनल पर अगर नए जुड़े होंगे तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी अब तक लग रही होंगी तो जरूर इसे लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कूलम, फैराड और वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा ए, यानी कि एम्पियर होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। और आइए कूलम के बारे में जानते हैं। कूलम जो होता है यह आवेश का मात्रक होता है, फराड जो होता है यह धारिता का मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभव तथा विभवांतर का वोल्ट मात्रक होता है। चारों ऑप्शन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। और बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए एम्पियर अगर नहीं पूछता है और इन तीनों में से एक क्वेश्चन कोई भी पूछता है तो आप आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि एक विद्युत परिपथ में विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव किसके द्वारा मापा जाता है। तो हम अभी ही बताए थे कि विभव तथा विभवांतर इसको हम लोग वोल्ट में मापते हैं। ऑप्शन में जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम में प्रतिरोध को, एम्पियर में धारा को, और वाट में क्या होता है, वाट में शक्ति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका दोस्त जो है कम समय में अधिक मार्क्स ला पाए बिल्कुल ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए कि हाइगेंस के अनुसार तरंगे होती है यांत्रिक या अनुदैर्ध्य या यांत्रिक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक या गोलीय। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंगे होती है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होती है। जो ए ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर जरूर बताते हुए चलेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, और डी है सी है जो बी है वह है व्यतिकरण। तो एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वह व्यतिकरण के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिड़िया का जो कलर जो निर्धारित किया जाता है वह व्यतिकरण के कारण ही संभव हो पाता है कि चिड़िया कौन सी रंग की है, लाल है या पीला है, करिया है, कुछ भी है। चिड़िया का जो रंग का निर्धारण होता है वह व्यतिकरण के कारण ही संभव हो पाता है। और यहाँ पे देखिए विवर्तन होता है, जो तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाने की प्रक्रिया ही विवर्तन कहलाता है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं लिए होंगे तो जरूर ही ले लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस पीडीएफ को से तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट, तो आपको मात्र 80 रुपये में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। म्यू बराबर 10 IP, म्यू कहे या एन कहे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। एन बराबर साइन IP, एन बराबर कॉस IP, एन बराबर 10 IP और एन बराबर 10 स्क्वायर IP। तो ये प्रश्न होता है, ये बोर्ड के द्वारा बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यू बराबर होता है 10 IP, जो कि ऑप्शन जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 12 प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्लांक के स्थिरांक की बीमा क्या होती है। ये जो प्रश्न उत्तर है बार बार पूछ लिया जाता है हमारे बोर्ड के द्वारा कि प्लांक स्थिरांक की बीमा आखिर होती क्या है। तो ml स्क्वायर टी के पावर -1, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml टी के पावर -1 और ml टी के पावर -2। तो प्लांक स्थिरांक की जो बीमाएं होती है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का क्या होना चाहिए। तो 12 का ऑप्शन नंबर, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ml स्क्वायर टी के पावर -1 जो होता है यह प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। और यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन निम्न में से किसने किया। ये जो प्रश्न उत्तर है थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे आवेश का मापन यहाँ पे पूछा गया है। तो आवेश, वैसे तो इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, लेकिन बात आती है आवेश का मापन किसने किया था। यानी कि जो आवेश का मान जो था इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19, ये किसके द्वारा मापन किया गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह RA मिल्टन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्ट्ज किस में मापते हैं, सॉरी आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, तो हर्ट्ज में उसे आवृत्ति को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं कि फोटोन की जो कुल ऊर्जा होती है वह h के बराबर होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। h/λ, h/c और hc/λ। तो यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा के लिए क्या होता है hc/λ होता है। जो ऑप्शन में जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे है कि और गेट का बुलिया व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे और, यहाँ पे लिखेंगे नॉर, और यहाँ पे लिखेंगे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे नेंड। तो थोड़ा सा एक और बताना चाहते हैं, जो नॉट होता है, देखिए मूल गेट अगर पूछेगा आपसे तो मूल गेट कौन कौन से होते हैं जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो मूल गेट जो होता है एंड और नॉट होता है, एंड और नॉट होता है, ठीक, एंड और नॉट होता है मूल गेट। और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है A+B, इसको प्लस का है या और का है, इस कोई बात नहीं है, हम लोग को किसी तरह से मालूम होना चाहिए। A और B बराबर Y, और जब एन जुटेगा तो इस पर बार जुटेगा, तो A और B बार बराबर Y। तो यहाँ पे बार यहाँ पे जोटेंगे तो यहाँ पे Y हो जाएगा। और नेंड के लिए डॉट कहेंगे या एंड पढ़ेंगे कोई बात नहीं है।
ए एंड बी बराबर वाई, और जब एन जुटेगा तो बार जुटेगा, तो ए एंड बी बार बराबर वाई हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया है और गेट का, तो और गेट के लिए प्लस होता है ए और बी बराबर वाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो मूल गेट होती है एंड और नेट गेट होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे देखिए कि प्रकाश तंतु यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत आधारित किस पर होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक पवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश तंतु जो होता है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, आपको ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में लिखेगा दोस्तों। तो ये जो सिद्धांत जो आधारित रहता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित रहता है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये आधारित हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है बिल्कुल ही ये भी है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग बी मॉड्यूलन कहते हैं। जो ऑप्शन में जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर अब वही आपको वीडियो प्रोवाइड होगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% लाभदायक हो दोस्तों। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो इस सेशन को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आज हो रही हैं ये सभी बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को इग्नोर न करके इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, और प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि भूतरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के किसी भी दिशा में 60 डिग्री के समानांतर लंबवत और सी डी जो है समानांतर। तो भूतरंगों का जो ध्रुवण होता है यह हमेशा लंबवत होता है यानी कि 90 डिग्री पर होता है। जो ऑप्शन में जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 20वां प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष में उपयुक्त लेंस क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग इतिहास भूगोल करना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं सामने सामने। तो अगर दोस्तों दीर्घ दृष्टि कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, अगर वहीं निकट दृष्टि दोष कहेगा तो ये हो जाता है अवतल लेंस। अगर बाई जो ज़्यादा दूरदर्शिता रहता तो ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए बाईफोकल लेंस प्रयोग करते हैं, और अबिंदुकता अगर कोई दोष होता है तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे 20वां प्रश्न को भी देख लेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले बता दीजिए कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। जूल को छोड़ाकर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है जिसे बड़े डी से सूचित करते हैं। और कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो यह जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, प्रकाश के ज्योति तीव्रता का। और वाट किसका होता है, तो शक्ति का वाट होता है। और ऊर्जा का जूल होता है। अब तक आप बता दिए ये होंगे कि ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। ठीक, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न को कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो जब भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे कि वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक, अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे ये मान लीजिए ये लेंस है, यहाँ पे जो है लेंस इसको हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। तो यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, और यहाँ पे μ3 और यहाँ पे μ4 है। तो यहाँ पे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, जो बीचों बीच जो गुजरता है। तो प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब या तो नीचे का प्रतिबिंब लेंगे या तो ऊपर का प्रतिबिंब लेंगे। तो अगर ऊपर का अगर प्रतिबिंब लेना चाहते हैं तो 2 ही बनेंगे। ठीक, क्योंकि प्रधान अक्ष पर कहा गया है। और मान लीजिए नीचे का लेना चाहते हैं तो इसमें भी 2 बनेंगे। आप ऊपर को ले सकते हैं या नीचे को ले सकते हैं, कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वह 2 ही बनेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। 4 नहीं बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि प्रधान अक्ष के बीचों बीच कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो बी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रधान अक्ष का अगर बात नहीं किया गया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता 4, लेकिन यहाँ पे प्रधान अक्ष दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का काला रंग दिखाई देगा। काला, नीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पे पूछा गया कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग किस तरह का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यह हम लोगों को काला ही दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो आइए इसको जानते हैं। और गेट के लिए तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। एंड के लिए ऑप्शन नंबर बी सही, जो सी है वह एंड के लिए सही है। और जो जो नॉर है वह ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो एंड पूछा गया है प्रश्न में ये ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो डाउट अपना जरूर क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट के माध्यम से हम आपका डाउट पूर्णतः क्लियर कर देंगे। और किसी प्रकार की मान लीजिए वीडियो की जरूरत हो तो आप एक बार जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे PDF अगर परचेज नहीं किए होंगे तो 99 रुपीज़ वाला, तो उसे आप जरूर परचेज करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जो PDF से ही सभी क्वेश्चन आने वाले हैं तो PDF आप जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। मात्र 99 रुपीज़ में आपको तीनों सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जो आप उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो सभी जो क्वेश्चंस है वह PDF से ही आपको लड़ने वाले हैं। मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मात्र आपको 80 रुपये में दे दिया जाएगा। और अगर 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको 99 रुपीज़ में दे दिया जाएगा। ठीक, इसे पढ़कर आप आसानी से ला सकते हैं। और जो नंबर हम बताना चाहते हैं 77610207 है दोस्तों। 77610207, यहीं पर पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन पे नंबर इसी से चलता है। तो इसे आप शॉट करके इसे आप रख सकते हैं। और PDF लेने के लिए इस पर आप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से कि दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखें। तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या ट्रिक या कुछ भी ट्रिक तो ये उतना नहीं है, लेकिन ये भी ट्रिक से कोई कम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से भाग देते हैं और जो शेषफल होता है उसको हम लोग 1 लिखते हैं, और जो पूर्णतः कट जाता है उसको हम लोग 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो पूर्णतः कटेगा नहीं और इसका आधा हो जाएगा 12, और यहाँ पे शेषफल 1, तो 12 दूनी 24 से 1 25। और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6, यानी पूर्णतः कट गया तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और ये भी पूर्णतः कट गया तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे बचा 3, और ये पूर्णतः नहीं कटा यानी कि शेषफल 1 बचा। तो दोनों तरफ यहाँ पे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बचा 1 1 0 0 और 1, और बेस में यहाँ पे 2 लिखेंगे। द्विआधारी संख्या के लिए बेस में 2 लिखेंगे। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है 1 1 0 0 2। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ही हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि 7 में द्विआधारी संख्या कितनी होती है। 7 में बताना है, 7 में क्या होता है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र आगे बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक होता है जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये संरक्षी ही होता है। ऑप्शन जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ पे संभव नहीं पूछा है। तो जब हम लोग क्वांटमीकरण पढ़े थे तो Q बराबर होता था एन ही। एन जो है प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 कोई भी रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो ये D प्राप्त होता है, 2 रखेंगे तो ये 32 प्राप्त होता है यानी कि A प्राप्त होता है। अगर 3 रखेंगे तो 4 8 यानी कि 48 हो जाएगा, तो 48 तो है नहीं ऑप्शन में। और 4 रखेंगे तो 16 का 64 यानी कि ये B प्राप्त होता है। यानी कि ABD ये हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो 24 है ये हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में भी आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन
अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से ही आपके बीच सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब VVI आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को, क्योंकि अब इस पर वही आप तैयारी कराई जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे इन सभी सेशनों के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह नाइक्रोम होता है। और जल्दी से छाप दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जल्दी से छाप दीजिए। अब एक पूछा जाता है पीतल का मिश्र धातु क्या होता है। तो पीतल का मिश्र धातु पिताजी, अगर आपको याद होगा पिताजी, तो आपका पूर्णतः ये हो जाएगा पी से पीतल, त से तांबा, ज से जास्ता। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जास्ता, ये आपको पीतल का मिश्र धातु बताता है। ठीक, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा टंगस्टन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, और जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक, तो वेबर, एम्पियर, ओम और हेनरी। हेनरी बता दीजिए, हेनरी किसका मात्रक होता है, हेनरी। तो वेबर, और वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, एम्पियर का धारा हो जाएगा, ओम होता है प्रतिरोध, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी। और हेनरी किसका होता है, उम्मीद करते हैं आप आंसर दे दिए होंगे कि हेनरी किसका मात्रक होता है, वह स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण का मात्रक जो होता है वह हेनरी ही होता है, यानी जिसे बड़े एस से सूचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स के, एम्पियर धारा, और ओम जो होता है वह प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता। और यहाँ पे हेनरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रेरकत्व। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे देखिए कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो म्यू होता है वह 1 से 12 होती है, याद रखिएगा। जो ए ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 का जो है जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इससे रिलेटेड एक या दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट से। या तो लोहा पूछेगा, या तो निकेल पूछेगा, या तो कोबाल्ट पूछेगा। तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निकेल क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो होता है दोस्तों यह लौह चुंबकीय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौह चुंबकीय होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी लौह चुंबकीय का उदाहरण होता है। जो सी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू अपन सी, एच अपन भी और न्यू अपन एच। तो यहाँ पे प्रकाश फोटोन की ऊर्जा पूछा गया है। जब भी अगर ऊर्जा का है तो यह एच न्यू के बराबर होती है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता अगर सी है वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो 1/c' बराबर होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो यहाँ पे तीनों का धारिता समान है, तो इसको हम लोग बाटा के जोड़ करेंगे तो 3/c, और इसका मान अगर c' का मान ज्ञात करना है तो c' बराबर हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो c/3 हो जाएगा। तो c/3 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में ही आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और हमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं वह सभी क्वेश्चंस में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा और आप सभी सही से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते आ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अभी तक अच्छी लगी होंगी, और लगी होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। शक्ति का वाट होता है, और बड़ा घूर्णन का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, जो कि यह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। तो बड़ा घूर्णन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन को इसलिए अधिक से अधिक बता रहे हैं
ताकि आप आसानी से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जाए तो कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, मात्रक से आए या बीमा से आए, आप आसानी से दोस्तों हल कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि सर्वप्रथम आंख के रेटिना पर कौन सी प्रतिबिंब बनता है। तो यह हम लोग को जो सबसे पहले जो बनता है वह आस्तिक और उल्टा बनता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक काल्पनिक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि संचार तंत्र का भाग नहीं है प्रेषण, संचरण, अभिग्रहण और डी है ऊर्जा। तो यहाँ पे है कि थोड़ा सा कट गया था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं प्रश्न की तरफ। तो कि संचार तंत्र का भाग नहीं है तो प्रेषण, संचरण और अभिग्रहण और ऊर्जा। तो संचार तंत्र का जो भाग नहीं होता है यह ऊर्जा जो है यह भाग नहीं होता है। जो डी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं, और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी जो श्रेणी है जो कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यह लाइमन श्रेणी के साथ इसका राइट आंसर चल जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक प्रश्न उत्तर पूछा जाता है कि लाल रंग का कलर कोड क्या होता है। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि लाल रंग का कलर कोड क्या होता है। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे भी प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, और डी है कहीं भी नहीं। तो सौर सेल पैनल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर भी दे दिए होंगे कृत्रिम उपग्रह में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जो करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है यह एक प्रकार का जो है यह परिवार है दोस्तों। इस परिवार को हम और आप मिलकर ही बनाए हैं। तो इस परिवार को जरूर ही अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हम तो अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो आप अपना भी साथ जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों। इस चैनल को जरूर ही बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, इस परिवार को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे विषय प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो यहाँ पे अस्थायी पूछा है, तो अस्थायी यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यह कभी भी रह सकते हैं या कभी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। और यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो इनमें से बताना है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे गामा किरणें, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि यह 20 मीटर प्लेट को भी यह आसानी से पार कर पाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल ही आसानी से, मात्र 99 रुपीज़ में आपको 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का VBI पूर्णतः सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाले हैं। और आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं मात्र 80 रुपये में मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो ये आप इसी नंबर पर आप कॉल करके या बात करके आप PDF ले सकते हैं 77102007 दोस्तों। यही हमारा पर्सनल नंबर है, और फ़ोन पे नंबर या व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे बात करके ये PDF को आसानी से लेके आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों। तो आप एक बार PDF ले लीजिएगा, तो आप PDF को ही अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पूर्णतः अंक आएगा दोस्तों, ठीक। PDF से ही सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जरूर ही लेने का प्रयास कीजिएगा। मात्र आपको 99 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट को दे दिया जाता है, और मात्र 80 रुपये में आपको 2 सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कम फीस में आपको दिया जा रहा है वो मटेरियल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में की आप सक्सेस का काम करेगी दोस्तों ये PDF। तो इसे PDF को जरूर लेकर आप अपना
तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होंगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।